नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। आज के बोनस पॉइंट में जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ी बात है, वो है आरबीआई की पॉलिसी। मुझे लगता है बहुत पॉलिसीज के बाद एक ऐसी पॉलिसी आई है जिसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसको जानने की, समझने की, सुनने की जरूरत है। पॉलिसी के इतर भी बहुत सारी खबरें हैं जिनका विश्लेषण हम करेंगे। कौन सी वो खबरें ये मैं आपको ऑन द शो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ स्वागत कीजिए अमर उजाला बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी का, जो मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ हैं खबरों के विश्लेषण के लिए। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शुभम, आप सबका स्वागत है। आज दो बड़ी खबरें हैं, भारत में आरबीआई पॉलिसी और अमेरिका में शटडाउन। इन दोनों के भीतर जाकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय बाजारों पर, खासतौर पर भारतीय निवेशकों पर इसका क्या असर होगा। इन दो खबरों के अलावा और कौन सी खबरें हैं जिनसे सजा है हमारा आज का कार्यक्रम, तो शुरुआत करेंगे यूपीएस से। कल हमने आपको इसके बारे में डिटेल में, विस्तार में बताया था कि क्यों नहीं लोग चुन रहे हैं। अब सरकार ने फिर से यूपीएस चुनने की सीमा को बढ़ा दिया है। क्या अब दिखेगा उत्साह? ये बड़ी बात है, इसको समझेंगे। इसके बाद सेबी का एक फैसला आया जिसको सेबी से जुड़े वकीलों ने बेतुका करार दिया। उन्होंने कहा सेबी का बेतुका फैसला है, रिश्तेदार लपेटे में आएंगे। क्या फैसला है, कौन लपेटे में आएगा, क्यों आएगा, इसको समझेंगे। तीसरी खबर आएगी जीएसटी से जुड़ी। जीएसटी का असर कहां है? जी हां, ऑटो के और ई कॉमर्स के जो सबसे ताजा रुझान आ रहे हैं जीएसटी लागू होने के बाद। हालांकि देखना यह होगा कि 22 के बाद हुआ तो एक ही हफ्ते की विंडो मिली थी असर को आकलन करने के लिए। तो क्या ये सही होगा? अभी के आंकड़ों पर अनुमान लगाना, नतीजे पर पहुंचना, या अभी इंतजार करें, इस बात पर चर्चा होगी। इसके बाद दिवाली से पहले महंगाई की लपट लगी। लपट इसलिए लगी क्योंकि सिलेंडर महंगा हो गया। महंगा हुआ गैस सिलेंडर, क्या कुछ आगे की तैयारी हो सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर रिजर्व बैंक की पॉलिसी पर आएंगे। कई बड़े फैसले हुए हैं, एक एक फैसले को विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। क्या रुपए पर कहा, क्या जीडीपी पर कहा, और इसके अलावा और तमाम कौन से फैसले आए, इन सब पर डिटेल में चर्चा होगी। और फिर चर्चा होगी अमेरिका के शटडाउन की भी। लेकिन पहली खबर यूपीएस से जुड़ी। वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में शामिल होने की डेडलाइन एक बार फिर से बढ़ा दी। अब 30 नवंबर 2025 तक केंद्रीय कर्मचारी, रिटायर्ड और मृतक के जीवन साथी फॉर्म A2 से यूपीएस चुन सकते हैं। यूपीएस चुनने की यह डेडलाइन पहले 30 जून थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था। वित्त मंत्रालय ने यह फैसला कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के अनुरोध के बाद लिया है, यह सरकार कह रही है। अब इसका असर यह देखना होगा, क्या 23 लाख कर्मचारी जो एनपीएस के दायरे में आते हैं वो यूपीएस को चुनेंगे? क्योंकि अभी तक तो केवल 1 लाख लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने यूपीएस को चुना है। तो सर, डेडलाइन का फायदा होगा क्या वाकई? हाँ शुभम, कल ही हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो हमने संकेत दिया था कि सरकार इसकी डेडलाइन बढ़ा सकती है और उस समय तक नहीं बढ़ाई गई थी। कल रात में यह फैसला आया और इस बात की संभावना है कि यूपीएस, जिसको लेके इतना ज़्यादा उत्साह था, इतनी चर्चा थी, सरकार को पेंशन के 3 अलग अलग विकल्प बनाने पड़े, एनपीएस के साथ यूपीएस भी लानी पड़ी, उस पर प्रतिक्रिया नहीं आना। गारंटीड पेंशन जिसकी उम्मीद सबसे ज़्यादा की जाती थी, यह माना जाता था कि पुरानी पेंशन स्कीम में लोगों को गारंटीड पेंशन मिलती थी और इसमें मिल रही है, तो इसके साथ लोगों को जुड़ना चाहिए, ऐसा कर्मचारी मांग रहे थे। ऐसा नहीं हुआ, सरकार के लिए बेहद आश्चर्यजनक है। कल हमने आपको विस्तार से बताया, तुम दोबारा उसमें नहीं जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं कि क्या खामियां थी, क्या कमजोरियां थी, क्यों इसको समर्थन नहीं मिला। केवल 4 से 5% कर्मचारी, अगर ओवरऑल आप कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से देखें, तो वो गारंटीड पेंशन की इस व्यवस्था में आए हैं। मजबूरी थी सरकार के लिए इसकी सीमा बढ़ाना। दूसरी बार सीमा बढ़ाई गई, एक बार जुलाई में बढ़ाई गई थी सितंबर तक, और अब सितंबर के बाद फिर इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है 30 नवंबर तक। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि समय सीमा बढ़ाई गई है, जो खामियां हमने पिछले दिनों में देखी और जिन पर हमने कल चर्चा भी की और पेंशन रेगुलेटर को यह पता भी है, क्या उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी? क्या सरकार नए सिरे से इसे प्रचार करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए कुछ नया अभियान शुरू करेगी? क्योंकि जुलाई से सितंबर के बीच में हमने कोई प्रोएक्टिवली रेगुलेटर की तरफ से कर्मचारियों को समझाने की बड़ी कोशिशें नहीं देखी। तो फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, ये पता नहीं है कि ये नवंबर तक की समय सीमा के बाद लोग इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि कई नसीहतें हैं सरकार को मिली हैं, जिसकी वजह से कुछ नई घोषणाएं इस स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए हो भी सकती हैं। सेबी के हाल के स्पष्टीकरण की कॉर्पोरेट जगत में काफ़ी चर्चा है। कॉर्पोरेट जगत में चर्चा इसलिए है क्योंकि कई लोग इस फैसले को जो लिया गया है प्रमोटर्स से जुड़ा हुआ, उसको बेतुका बता रहे हैं और कुछ ये कह रहे हैं कि इससे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी।
अब आप ये समझिए कि वो फैसला क्या है। सेबी के मुताबिक सूचीबद्ध कंपनियों को प्रमोटर के अनिवार्य रूप से अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी देने की बात कही गई है। खुलासा करना होगा इन रिश्तेदारों में प्रमोटर के पति या पत्नी के माता पिता भी शामिल हैं, विवाहित बच्चों के पति या पत्नी उनके माता पिता शामिल हैं। इसके साथ ही उन संस्थाओं के बारे में भी जानकारी देनी होगी जहां इन रिश्तेदारों के पास 20% से अधिक की हिस्सेदारी है। सेबी के इस फरमान को सिक्योरिटी मार्केट से जुड़े जो लॉयर्स हैं वो बेतुका और अव्यवहारिक बता रहे हैं। सर, ये इन लॉज का नियम कैसे काम करेगा? मतलब सास ससुर फिर बच्चों के भी माता पिता, कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बात हो गई। सेबी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट बढ़ा रही है और ये बड़ा दायरा है। अगर अभी आप देखें तो प्रमोटर्स की परिभाषा स्पष्ट है सेबी के नियमों में। जो प्रमोटर्स ग्रुप की डेफिनेशन ये है कि फाउंडर्स के जो संस्थापक के जो रिलेटिव्स हैं, जैसे कि उसके स्पाउस पति या पत्नी और उनके पेरेंट्स यानी उनके पति पत्नी के माता पिता, जो मैरिड चिल्ड्रन हैं उनके स्पाउस और बाकी पेरेंट्स को शामिल किया गया। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत अगर फाउंडर की बेटी डॉटर प्रमोटर है किसी लिस्टेड कंपनी में, तो उसे अपने हस्बैंड, सन इन लॉ और उसके बाद उसके पेरेंट्स और बाकी जो उसके परिवार की रिलेटेड एंटिटीज हैं उनके नाम डिस्क्लोज करने होंगे। समझना इस मामले में यह जरूरी है कि सेबी को यह दिख रहा है कि भारतीय कंपनियों में अब शेयर होल्डिंग बहुत कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड होती जा रही है। इसके अलावा एक बड़ा हिस्सा कंपनियों में हिस्सेदारी के तौर में फैमिली ऑफिसेस से आ रहा है। फैमिली ऑफिसेस की कार्यप्रणाली और ज़्यादा लेयर्ड है, तो इसलिए सेबी अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। एक और इसमें से महत्वपूर्ण और दिलचस्प संकेत पकड़ा जा सकता है कि सेबी जो जनरेशनल शिफ्ट आ रहा है भारतीय कंपनियों की ओनरशिप में, क्योंकि पुरानी जनरेशंस जा रही हैं, बदल रही हैं, नई जनरेशंस आ रही हैं, उनमें कई जगह महिलाएं आगे आ रही हैं, कई जगह बेटियां या परिवार की महिलाएं कंपनियां संभाल रही हैं। इस शिफ्ट को पकड़ने की कोशिश की जा रही है कंप्लायंस के जरिए। इसलिए ये प्रमोटर्स के लिए निश्चित तौर पर ज़्यादा जटिल, ज़्यादा कठिन होगा और इसीलिए जो लॉयर्स हैं उसको एब्सर्ड बता रहे हैं या इसको बहुत ज़्यादा दूर तक जाने वाला, खींचने वाला प्रावधान बता रहे हैं कंप्लायंस का। पर सेबी का यह मानना है कि निवेशकों के विश्वास के भरोसे की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि जो लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं किसी भी तरह से, चाहे वो व्यक्ति हैं, परिवार के या एंटिटीज हैं, उनके बारे में सारी जानकारी निवेशकों को मिलनी चाहिए। 22 सितंबर को जीएसटी कटौती के बाद बाजार पर इसके असर के रुझान सामने आने लगे हैं। वाहन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर तक देश में 15,10,000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन दर्ज किया गया, जो पिछले साल के मुकाबले 13% से ज़्यादा कम है। 13.28% कम है अगर आप एग्जैक्ट नंबर जानना चाहें तो। हालांकि जीएसटी कटौती के पहले हफ्ते ऑनलाइन बिक्री में जोरदार तेजी देखने को मिली है। ई कॉमर्स कंपनियों का ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू, जो इसे GMV कहते हैं, बीते साल में करीब 27% बढ़कर 60,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। वहीं क्विक कॉमर्स की मजबूत सेल्स के कारण वॉल्यूम 21% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर, दोनों आंकड़ों पर चर्चा करते हैं। पहले ऑटो की साइड से चलते हैं। एक ही हफ्ता मिला था, 22 तारीख से लागू हुआ और 22 से ही नवरात्र शुरू थे, तो आप कह लीजिए कि अभी एक हफ्ता मिला था। क्या आपको लगता है ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? शुरुआत थोड़ी सबड्यूट सी दिख रही है, लेकिन अभी हमको इस आंकड़े को पर बहुत ज़्यादा कुछ कह पाने की स्थिति नहीं है, क्योंकि डीलर्स के पास से सूचना पहुंची, कटौती शुरू हुई और उसके बाद लोगों ने अपने वाहनों को चुनने की तैयारी की, उनका मन बनाया। तो जो उसके बाद का हफ्ता था उसमें हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ देखी। फुटफॉल्स बढ़े, लोगों की आवाजाही बढ़ी डीलर्स के यहाँ, अपने मतलब की कारों का चुनाव हुआ। कंपनियों ने ये कहा कि उनके पास अच्छी बुकिंग और अच्छी इंक्वायरी आ रही हैं और इसलिए ये महीना, जिस महीने में हम हैं, अक्टूबर के महीने में, ये खासा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह कि देश के कई हिस्सों में बाढ़ का असर था, खासतौर से महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों में बाढ़ के कारण बहुत सारी कारोबारी गतिविधियां निष्क्रिय थी। तो बुकिंग्स तो बढ़ी हैं, बुकिंग्स निश्चित तौर पर बढ़ रही हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। सेल्स कितनी बढ़ेंगी अभी हमें देखना होगा। शुरुआती तौर पर एक हफ्ते के आंकड़े को हमें अंतिम नहीं मानना चाहिए ऑटोमोबाइल के मामले में, क्योंकि जीएसटी की कट का जो सबसे सीधा फायदा, स्पष्ट रूप से फायदा मिल रहा है, वो ऑटोमोबाइल कंपनियों के, ऑटोमोबाइल ग्राहकों को ही मिल रहा है, कार का ग्राहकों को। तो वहां से अगर हमें उत्साहवर्धक खबरें मिलती हैं, इस महीने के अंत तक बिक्री में बड़ी बढ़ोतरी दिखाई देती है, तो हम मानेंगे कि कम से कम कार कंपनियों के लिए तो मांग लौट रही है। दूसरी बात सर, ई कॉमर्स कंपनियों की करें, क्या यहां भी जल्दी होगा निर्णय लेना?
ग्रॉसरी उसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स का भी वही स्थिति थी। इलेक्ट्रॉनिक्स एक बड़ी सेल है, किसी भी व्यक्ति को अगर फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है तो वो सोचता है बाकी चीजें तय करता है। तो जीएसटी की गिरावट का असर समझना, अपने बजट के हिसाब से उसकी पैमाइश करना और फिर कीमतों में कमी को जाकर समझना, और यह भी देखना कि आखिर डीलर ने इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में खासतौर पर, कारों में तो रेट लिस्ट सामने थी, सार्वजनिक थी, सब जगह प्रकाशित थी, सब जगह लोगों को पता था। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में किस मॉडल पर कितना प्राइस कम हुआ जीएसटी का, इसे समझने में थोड़ा समय लगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री के लिए भी हमें 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। ग्रोसरीज में मिला जुला रुख है, ग्रोसरीज की तस्वीर अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। चैनल चेक कर रहे हैं, अगर हम कंपनियों से बात कर रहे थे और खासतौर से एफएमसीजी कंपनियों से बात कर रहे थे, तो वो भी अभी थोड़ा सतर्क हैं, थोड़ा रिजर्व है। उनका मानना है कि जब पुरानी इन्वेंट्री क्लियर हो जाएगी तब हमें समझ में आएगा कि नए प्रोडक्ट्स की मांग कितनी आई है। खरीदारी, नॉर्मल सामान्य खरीदारी जो होती है भारत में त्योहारों के मौसम पर, अगर जीएसटी नहीं भी कटा होता तो भी ये खरीदारी तो उस लेवल पर होती जो कि हमेशा नवरात्रि में, गणेश उत्सव में, उसके बाद के समय में होती। उससे कितनी अतिरिक्त खरीदारी थी, इसके लिए भी आंकड़ों का और इंतजार करना पड़ेगा। खासतौर पर कंपनियों के जब आंकड़े आएंगे सेल्स के, तब हमें पता चलेगा। आवश्यक वस्तुओं और एफएमसीजी पर हाल में हुई जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसके लिए सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सख्त निगरानी रख रही है। सरकार को ग्राहकों की ओर से शिकायतें मिली थी कि 22 सितंबर को जीएसटी कटौती लागू होने के बाद भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। अधिकारी ये देख रहे हैं कि क्या ये प्लेटफॉर्म्स कीमतों से जुड़े नियमों का पालन कर रहे हैं और टैक्स में कटौती से मिलने वाले फायदे उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं या नहीं। सर, ये शिकायतें तो तमाम जगह हो सकती थी, ई कॉमर्स पर सबसे पहले क्यों टारगेट किया गया? शुभम, सुनने में अच्छा लगता है, सरकार भी कह ही देती है ऐसी सारी चीजों में। पहली चीज तो इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है जीएसटी के पास ऐसा जिस मैकेनिज्म के जरिए मॉनिटर किया जा सके। कीमतों की मॉनिटरिंग उपभोक्ता मंत्रालय करता है, जो कि अलग से कीमत से इन्फ्लेशन की मैपिंग करता है। तो पहली चीज तो कि कैसी मॉनिटरिंग हो रही है, उसके नतीजे क्या है हमें पता नहीं है। दूसरी बात यह कि जो एंटी प्रॉफिटरिंग का पूरा ढांचा है जीएसटी का, वो तो ध्वस्त हो चुका, खत्म हो गया। एंटी प्रॉफिटरिंग सेल को बंद भी कर दिया गया। तो अभी तो ये देखना होगा कि रियायतों की मैपिंग, जो रियायतें हैं उनकी मैपिंग कैसे हुई है, और यह बहुत दुविधा की स्थिति है। अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर या किसी ऐप पर जाकर देखें, जो कि हम लोग करते हैं शॉपिंग, अगर आप देखें तो आपको फर्क नहीं समझ में आ रहा है कि जिस प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं वो वास्तव में वो सस्ता हुआ है कि नहीं हुआ है। उसकी जगह कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स आ गए हैं या उनकी पैकेजिंग कुछ रिवाइज हुई, अभी इतना कहना मुश्किल है। शिकायतें वास्तव में कई जगह हैं, जायज़ हैं, क्योंकि जैसे दूध और दही और घी जैसे प्रोडक्ट हैं जिन पर तो कीमतों में कमी की चर्चाएं सब जगह थी, पर ई कॉमर्स में कई जगह हमें उस पर बड़ी रियायत होती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी अभी हमें मानते हैं कि 1 सप्ताह बीता है इसको, कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग, इन्वेंट्री को रीसेटल करने की कोशिश कर रही हैं। बड़ी इन्वेंट्री होती है ग्रॉसरीज की और ई कॉमर्स कंपनियों की। 1 महीने के भीतर हमें ये समझ में आएगा, जब लोग 1 महीने बाद अपने खर्च के ग्रॉसरी के बिल देखेंगे, तो उससे ज़्यादा बड़ा सबूत क्या होगा कि आपने पिछले महीने जितना पैसा खर्च किया था किचन की ग्रॉसरी खरीदने पर, अगर उससे पैसा कम खर्च हुआ है आपका इस महीने के दौरान, तो उसका असर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। विजयदशमी से एक दिन पहले सरकार ने महंगाई का झटका दिया है। सरकारी तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 15 रुपए से ज़्यादा की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में ये 1595 रुपये 50 पैसे का मिलेगा। इससे पहले लगातार 5 महीने तक इसके दाम में कटौती हुई थी। वहीं घरेलू सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं हुआ है। एटीएफ की कीमतों में ज़रूर 3% से ज़्यादा की बढ़ोतरी है। सर, ये किस बात का संकेत समझा जाए? क्या हम लोग अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले बोनस पॉइंट में इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिर $69-70 के आसपास है। हालांकि आज थोड़ा नीचे में दिखाई दिया है, लेकिन रुपए की कमजोरी के कारण भारत को जो मिलने वाले फायदे थे वो लगातार कम होते जा रहे हैं। और जो नौबत है उसमें अब भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें या तो बढ़ाने की नौबत आएगी या फिर कंपनियों को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बात 2-3 दिन पहले हमने अपनी चर्चा में संकेत दिया था। हम उसकी शुरुआत देख सकते हैं। जहां पर प्राइसेस कंट्रोल्ड नहीं है, जहां सरकार सीधे कीमतें तय करने में दखल नहीं देती, उन पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बढ़ने लगी। कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया, एटीएफ की कीमतें बढ़ गई, जिसका असर हमें आने वाले समय में विमान के किरायों पर भी दिखाई देगा। तो अगर रुपया कमजोर होता रहा, कच्चे तेल को लेकर, क्रूड ऑयल की ग्लोबल सप्लाई को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है, रूस की सप्लाई टूट रही है, यूक्रेन के हमले से रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान हुआ है, अगर वो बाजार में उसकी आपूर्ति नहीं बढ़ी
और कच्चा तेल $70 पर बैरल के आसपास रहा, खासतौर से ब्रेंट रहा, तो फिर हमें आने वाले दिनों में ऑयल कंपनियों पर तो और ज़्यादा बोझ बनता दिख सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की संभावना लगभग ना के बराबर है। बिहार का चुनाव है, सरकार तात्कालिक तौर पर फिलहाल अभी पेट्रोल डीजल महंगा करने का तो जोखिम नहीं लेगी। तेल कंपनियों की बैलेंस शीट पर भी इस पर इसका जरूर असर पड़ेगा। तो जहां इस असर को निकाला जाना था, वहां पर कमर्शियल सिलेंडर और एटीएफ को महंगा कर दिया गया। आरबीआई ने बुधवार को एमपीसी बैठक के नतीजों की घोषणा कर दी है। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.5% पर ही स्थिर रखा है। यह लगातार दूसरी बार है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जीएसटी दरों में कटौती और अन्य उपायों को देखते हुए महंगाई चालू वित्त वर्ष में 2.6% रहने की उम्मीद जताई है, जो पहले 3.1% थी। जीडीपी का ग्रोथ का अनुमान पहले से 6.5 से बढ़ाकर 6.8 कर दिया है। महंगाई कम होना, जीडीपी बढ़ना, मतलब मुझे लगता है इससे अच्छी कोई गुलाबी बात हो नहीं सकती। सर, पहले जीडीपी का आंकड़ा क्या कह रहा है? 6.5 से 6.8 की तरफ बढ़ना, जीडीपी में ये उम्मीद क्यों? ये आंकड़ा बेहद दिलचस्प है। आरबीआई पहली तिमाही के आकलन में पिछड़ गया। पहली तिमाही का जो आंकड़ा आया था जीडीपी का, जो वो 7% था, आरबीआई ने 6.5%, 6.5% की आर्थिक विकास दर प्रोजेक्ट की थी पहली तिमाही के लिए। आरबीआई भी सरप्राइज था, सारे लोग सरप्राइज थे कि अचानक आर्थिक विकास दर पहली तिमाही में इतनी तेजी से कैसे बढ़ी। इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी और जो उसके छिपे हुए रहस्य थे वो बताए थे। उसको रिवाइज करने के लिए, अब चूंकि 7% का आंकड़ा है, तो आरबीआई ने उसको एडजस्ट करते हुए करीब 30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है इस साल के आकलन में। पर यह एक बेहद महत्वपूर्ण बात, जिस सवाल का जवाब हमें नहीं मिल पाया, कि इतनी बड़ी जीएसटी कटौती के बाद इतनी ही कम जीडीपी में अगर इतनी कम बढ़ोतरी दिख रही है, तो यह थोड़ा सोचने वाला सवाल है। आरबीआई ने यह बढ़ोतरी जीएसटी में कमी के बाद संभावित मांग के कारण की, या जो उसका खुद का अपना आकलन गलत साबित हुआ था पहली तिमाही में, उसे एडजस्ट करते हुए कि फिलहाल आंकड़ा यह बता रहा है कि 6.5% की जगह 6.8% की आर्थिक विकास दर रहेगी। अगर आप 1 लाख करोड़ से ऊपर की जीएसटी कटौती को माने, जो कि अगले छमाही में इंप्लीमेंट होगी, उस हिसाब से, और ये भी सरकार मान रही है, बाकी विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इसका 60 से 70% हिस्सा वापस लौटेगा खर्च के तौर पर, तो उस हिसाब से जीएसटी का, इतने बड़े जीएसटी बाजुका का जीडीपी पर असर खासा कम दिखाई दे रहा है। और इसीलिए हम जीएसटी के बाद बढ़ने वाली मांग को लेकर थोड़ा सतर्कता के आकलन देख रहे हैं और एक चुटकी नमक के साथ ले रहे हैं। यह आंकड़ा हमें इस बात की तरफ इशारा करता है। बाकी वही कमेंट्री थी, ग्रामीण इलाके में मांग है, शहरी इलाकों में मांग सुधर रही है, औद्योगिक उत्पादन पर दबाव बना हुआ है, सर्विसेज सेक्टर बेहतर हैं और इस तिमाही के आंकड़ों की तैयारी चल रही है, हमें दिखाई देगा। तिमाही आधार पर आंकड़े को देखें शुभम, तो दूसरी तिमाही में 7% की विकास दर बताई है। तीसरी तिमाही, जिस तिमाही में दरअसल सबसे ज़्यादा असर आना चाहिए जीएसटी का, वहाँ आरबीआई का आकलन पिछले अनुमान से कम होता दिख रहा है। यानी तीसरी तिमाही 6.6% से 6.4% दिख रहा, और चौथी तिमाही में ये बढ़कर 6.2% होता दिखाई दे रहा है। एक और इस आंकड़े को करीब से देखें तो अगले साल की पहली तिमाही में आर्थिक विकास दर का जो आकलन है वो 6.4% ही रखा गया है, जबकि जीएसटी की बड़ी रियायत, पूरी रियायत जो है, उसका असर हमें अगले साल भी दिखाई देगा। तो ये दिलचस्प खींचतान है ये देखने की कि रिजर्व बैंक जीएसटी की कटौती को लेकर इतना कंजर्वेटिव क्यों है। ये हमें ये आंकड़े बता रहे हैं, और इससे ये बाजार और निवेशक शायद पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी की रियायतें लागू होने के बाद कंपनियों के नतीजे हमें वास्तविक तस्वीर बताएंगे कि वास्तव में मांग कितनी बढ़ी है। सर, रुपए को लेकर लगातार रुपए हम देख रहे हैं कि गिरता जा रहा है, और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, मुझे लगता है एक बड़ा इवेंट होता है जब रुपए पर चर्चा होती है। क्या संकेत दिया आरबीआई ने रुपए को लेकर? रुपए को लेकर आरबीआई ने ये माना कि रुपए में गिरावट है, पर बहुत खुलकर कुछ नहीं कहा। ब्याज दरों में किसी कमी की ना होने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि रुपए की गिरावट इतनी ज़्यादा हो चुकी है। आरबीआई ने कहा कि वो निगरानी कर रहा है, ज़रूरी कदम उठाएगा। ये भी संकेत दिए कि रुपया अस्थिर रहेगा और गिरावट हो सकती है। बाजार मान रहा है कि 89 पार करके रुपया 89 से 90 के बीच में कहीं इस साल के अंत तक सेटल होगा, अगर विदेशी निवेशकों की बिकवाली इसी तरह से जारी रही, बड़ा निवेश उनका नहीं आया तो। रुपया सबसे बड़ी चुनौती। और अब आरबीआई का फोकस इस पॉलिसी में महंगाई
के प्रबंधन या ब्याज दरों के प्रबंधन से ज़्यादा बड़ा फोकस होगा रुपए के प्रबंधन पर, क्योंकि सारी महंगाई घटने की गणित, कच्चा तेल सस्ता करने की गणित एक चीज़ पर निर्भर है कि अगर भारतीय करेंसी लगातार गिरती चली गई तो जो भी फायदे हमको महंगाई के तौर पर मिल रहे हैं उस पर असर पड़ेगा। आरबीआई ने एक चीज़ और अपने आकलन में छोड़ दी, बचा ली, कि मानसून का असर। उन्होंने कहा कि साउथ ईस्ट मानसून अच्छा रहा है कई जगह, लेकिन बाढ़ का कितना असर है, फसलों का आउटपुट कितना आएगा, नए आंकड़े कैसे आएंगे, इस बात पर भी हमें निगाह रखना होगा। लेकिन महंगाई आरबीआई के नियंत्रण में है और फिलहाल अगले कुछ महीनों तक आरबीआई को महंगाई को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं दिखाई देती। सिर्फ एक ही चिंता की वजह है, वह है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, जो रुपए की कमजोरी से आएगी। सर, और कौन से बड़े फैसले थे जिनका असर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में होगा? स्ट्रक्चरल चेंजेस थे लंबे समय बाद, जैसा शुभम आपने शुरुआत में कहा कि लंबे समय बाद आरबीआई की एक ऐसी पॉलिसी आई जिसमें मॉनेटरी इंडिकेटर्स और इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और जीडीपी के नंबर्स की चर्चा तो हमेशा होती है। पहली बार कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए बैंकिंग में, और जो बड़े रिफॉर्म्स हैं जिनका काफ़ी असर हमें दिखाई देगा। और इसीलिए आज आपने देखा कि शुरुआती दौर में बाजार थोड़ा सुस्त था पॉलिसी पर, लेकिन जैसे जैसे ये मेजर्स नए आए जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए मददगार थे, तो हमने बैंक निफ्टी में रिकवरी देखी, बाजारों में भी तेज रिकवरी देखी। तो पॉलिसी का पॉजिटिव इफेक्ट थोड़ी देर बाद बाजार ने महसूस किया जब ये प्रमुख फैसले आए। तो इसमें सबसे बड़ा फैसला ये, कुछ फैसले ऐसे हैं कि बैंकों के लिए नए ईसीएल के नियम आ रहे हैं, जो ईसीएल के नियमों से ये निर्धारित होता है कि जो आपकी खराब या कमजोर कर्ज है उनको कैसे पहचाना जाए, थोड़ा उसमें रियायत मिलने वाली है। बेसल 2 के संशोधन के कारण बैंकों के लिए अब रिस्क वेटेज कम होने जा रहा है रियल एस्टेट में अप्रैल 2027 से। बैंकों के लिए अच्छी बात है, इसलिए उनको ज़्यादा पूंजी मिलेगी। मजबूत बैंकों को कम प्रीमियम देना पड़ेगा अपने बीमा के लिए, बेहतर जोखिम प्रबंधन को प्रोत्साहन मिलेगा, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है, क्रेडिट बढ़ेगा और दुनिया के मानकों से तालमेल होगा। पर सबसे बड़ा सुधार जो है, जो 3 सबसे बड़ी चीज़ें जो बाजार को आने वाले समय में प्रभावित करेंगी, वो ये कि अब बैंक मर्जर और एक्विजिशन के लिए सीधे कर्ज दे पाएंगे। आमतौर पर बैंकों को दूसरी कंपनी का टेक ओवर और मर्जर करने के लिए डायरेक्ट फाइनेंसिंग की छूट नहीं थी, इनडायरेक्ट स्तर से लोग कर्ज ले सकते थे। अब बैंकों को इजाजत दी जा रही है कि वो कंसोलिडेशन के लिए, मर्जर के लिए, एक्विजिशन के लिए कर्ज दे सकते हैं। एनबीएफसीज भी कर्ज दे पाएंगी। इससे जो छोटी कंपनियां हैं और जो उनको अधिग्रहण में फायदा होगा, और इसके अलावा जो डिस्ट्रेस्ड एसेट बिकने के लिए आ रही हैं आईबीसी के जरिए, उन्हें खरीदने के लिए भी कर्ज मिलना आसान हो जाएगा। ये एक बड़ा चेंज है और इस चेंज से आप आने वाले दिनों में भारत में मर्जर एक्विजिशन की एक नई लहर आती देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो बड़ी बारोइंग, बड़े कर्ज देने पर प्रतिबंध 2016 में लगाए गए थे, उन्हें उधार किया गया। हालांकि आरबीआई ने इसके नियम नहीं बताए कि उनको क्यों उधार किया गया, पर जो बोनस पॉइंट के नियमित दर्शक हैं उन्हें याद होगा कि सरकार बड़े कर्ज, एक कारपोरेट समूह को अधिकतम कर्ज की सीमा बढ़ाने पर भी विचार कर रही है, शायद वहीं से जुड़ा हुआ है। इसके विस्तृत नियमों का इंतजार रहेगा। और दूसरी बड़ी बात, शेयरों के बदले कर्ज की सीमा और आईपीओ के लिए कर्ज की सीमा बढ़ाई गई। ये भी दोनों बेहद महत्वपूर्ण है। शेयर के बदले कर्ज की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई, और आईपीओ में बोली लगाने के लिए 10 लाख की जगह 25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तक का कर्ज लिया जा सकता है। तो जो बड़े आईपीओ आ रहे हैं उनमें अब लोग ज़्यादा बोली लगा सकेंगे बैंक से कर्ज लेकर, और जो लेंडिंग अगेंस्ट स्टॉक्स है उसमें बैंकों के लिए हाथ खोल दिए गए हैं। तो ये दोनों चीज़ें स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाएंगी, और इसीलिए हमने आज बाजार में इन फैसलों का थोड़े समय के बाद, जब ये फैसले और आरबीआई के मेजर्स आए, तो इसका हमने फायदा होते देखा। इसके अलावा शहरी सहकारी बैंकों के लिए 20 साल बाद नए लाइसेंस पर चर्चा शुरू हुई है। ये भी खासा महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि इसके क्या नए नियम आ रहे हैं। भारत में पहली बार नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को इजाज़त मिलने की संभावना है। नए प्लेयर्स बाजार में आएंगे, और इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कई सारे नियम हैं। आम उपभोक्ताओं के लिए जो एक बड़ा बदलाव है, उसमें बेसिक बचत खातों में डिजिटल सेवाएं मुफ्त मिलेंगी। यानी जो बेसिक बचत खाते जिनमें सामान्य सेवाएं होती हैं, उनमें सेवाएं मुफ्त मिलेंगी। और दूसरा यह कि ग्रामीण सहकारी बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, वो लोकपाल के दायरे में आ गए। इसके अलावा फेमा को लेकर भी कुछ सुधार किए गए हैं। तो इस दृष्टि से आज की आरबीआई की पॉलिसी खासी महत्वपूर्ण थी। मौद्रिक आधार पर पॉलिसी का कोई बड़ा असर नहीं हुआ। एक जो और महत्वपूर्ण है कि भारतीय बैंकों को भूटान, नेपाल और श्रीलंका में के गैर निवासियों को रुपए में कर्ज देने की छूट मिली है, क्योंकि रुपया वोस्त्रो अकाउंट पहले से ही मौजूद है। ये भी एक
महत्वपूर्ण फैसला था कि रुपए का जो वस्तु अकाउंट है उससे भारत के बॉन्ड और कमर्शियल पेपर्स में निवेश किया जा सकता है। तो यानी भविष्य में अगर कोई देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड करना चाहता है और भारत में वो पैसा पार्क करना चाहता है तो उस पैसे के लिए भारत के बॉन्ड और कमर्शियल पेपर्स में उसे निवेश की अनुमति मिलेगी। ये मामला रूस के साथ सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था पिछले साल, क्योंकि रूस का बहुत सारा बकाया पेमेंट जो रुपए में होना था वो भारत के वस्तु अकाउंट में रखा हुआ था। चलिए अब चलते हैं अमेरिका। दुनिया भर को टैरिफ संकट में उलझाने वाले अमेरिका में घरेलू संकट गहरा गया है। शटडाउन यानी सरकारी कामकाज ठप होने के बाद अमेरिका अनिश्चितता के एक नए दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस बुधवार 1 अक्टूबर 2025 की समय सीमा तक सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं को चालू रखने के लिए किसी भी समझौते तक पहुंचने में विफल रही है। शटडाउन के चलते करीब 7.5 लाख संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजे जाने की उम्मीद है, जिसमें कुछ को ट्रंप प्रशासन द्वारा बर्खास्त भी किया जा सकता है। सर, किस तरीके के नुकसान होने की संभावना है? शटडाउन के जो पुराने अनुभव हैं वो क्या बताते हैं, क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा? देखिए, अमेरिकी राजनीति का ये सालाना स्यापा है। हर साल अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक लड़ते हैं फंडिंग गैप को लेकर, बजट मंजूर नहीं करते हैं, पर कई बार ये मामला ब्रिंक तक जाकर वापस लौट आता है और कई बार वास्तविक शटडाउन हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिकी पॉलिटिशियंस की जो ब्रिंकमैनशिप है वो दुनिया में सबसे कुख्यात है। तो अब शटडाउन हो गया। कल हमने आपको बताया था, संकेत भी दिए थे कि इस बार की जो परिस्थिति है उसमें अमेरिका को एक शटडाउन झेलना पड़ सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स के बीच सहमति नहीं बन रही है। तो जब कई हफ्तों के शटडाउन होते हैं तो तिमाही जीडीपी वृद्धि में माना जाता है प्रति सप्ताह करीब 10 से 20 बेसिस पॉइंट की कमी आती है, जो पुराने हिसाब बताते हैं। सरकारी खर्च रुकता है, करीब 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों की तनख्वाह में देरी होगी, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे, शोध और स्वास्थ्य पर खर्च कम होगा, तमाम महत्वपूर्ण आंकड़े जो जारी होते हैं वो सब रुक जाएंगे, बाजार में अनिश्चितता दिखाई देगी, निवेशकों को जानकारी का अभाव होगा। 2018-19 का जो शटडाउन था उसमें $11 बिलियन का नुकसान हुआ था, जिसमें $3 बिलियन कभी नहीं वापस आया। 3 शटडाउन ऐसे हुए इतिहास में जिनका चार्ट हम आपको दिखाते हैं, जो वर्स्ट शटडाउन कहे जाते हैं अमेरिका की हिस्ट्री में, और अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। उसमें एक सबसे कुख्यात शटडाउन डोनाल्ड ट्रंप का था 2018-19 का, और डोनाल्ड ट्रंप फिर सत्ता में है, इसलिए लोग मान रहे हैं कि उनके ये शटडाउन लंबा चल सकता है। 35 दिन चला था वो शटडाउन, $11 बिलियन का नुकसान हुआ था, 8 लाख कर्मचारियों के वेतन रुक गए थे, सोने में करीब 3% की तेजी थी, S&P 500 में गिरावट आई थी, एसेट्स पे भी इसका असर हमें दिखाई दिया था। दूसरा जो सबसे कुख्यात शटडाउन था वो क्लिंटन का शटडाउन था, जो 21 दिन चला था 1995-96 में। सेवाओं पर भारी असर था, नीतिगत सुधार रुक गए थे, बाद में मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ था। और ओबामा ने भी एक शटडाउन देखा था 2013 में, 16 दिन का, करीब 30 बेसिस पॉइंट का जीडीपी उड़ गया था, 8.5 लाख कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला था, विवाद था ओबामा केयर पर। तो ये 3 कुख्यात शटडाउन है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास देखें तो सबसे लंबा 35 दिन का है। लोग मान रहे हैं कि जिस तरीके का गतिरोध है और ट्रंप इसका फायदा उठाकर या शटडाउन के सहारे बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी करना चाहते हैं, अमेरिकी सरकार का आकार छोटा करना चाहते हैं, अगर उसे देखें तो फिर ये शटडाउन थोड़ा लंबा चल सकता है, क्योंकि कल रात तक की कोशिशों में कांग्रेस और सीनेट की कमेटी की बैठकों में कोई सहमति नहीं बनी और गतिरोध काफ़ी ज़्यादा था। सर, एक छोटी टिप्पणी, बाजारों पर असर को लेकर क्या लगता है आपको? बॉन्ड बाजार, गोल्ड, इन पर क्या असर पड़ेगा इस घटना का? गोल्ड में रिकॉर्ड तेजी दिख रही है। लंबा शटडाउन खींचेगा तो गोल्ड और ज़्यादा मजबूत होगा, अभी दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लंबा खींचने के मूड में। 2018-19 के शटडाउन में सोना 3% महंगा हुआ था, सोने में तो लगातार तेजी बनी हुई है। डॉलर की कमजोरी ज़्यादा बढ़ेगी शटडाउन से, अमेरिका की साख कमजोर होगी तो सोना मजबूत होगा। ट्रेजरी बॉन्ड्स में यील्ड बढ़ेगी, शॉर्ट टर्म में बढ़ेगी, क्योंकि भुगतान में देरी का जोखिम होता है, सिस्टम बंद हो जाते हैं सरकार के, तो पैनिक होता है बाजार में। लेकिन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में थोड़ा निवेश बढ़ सकता है, क्योंकि निवेशक थोड़ा सुरक्षित विकल्प चाहते हैं। सबसे ज्यादा जो हाई रिस्क बॉन्ड्स हैं, जोखिम वाले बॉन्ड्स हैं, खासतौर से कॉर्पोरेटिव म्यूनी बॉन्ड्स हैं, उनमें पर स्प्रेड बढ़ सकता है। शेयर बाजार में 1 से 2% की गिरावट आम बात है शटडाउन के दौरान। 3 शटडाउन का हिसाब हमने आपको बताया, उनमें 1 से 2% बाजार गिरा था, लेकिन अगर लंबा चला, ज्यादा गतिरोध हुआ तो फिर 10% तक की गिरावट देखी गई है, लेकिन बाद में बाजार रिकवर कर जाता है, जो हमने ओबामा के और क्लिंटन वाले शटडाउन में देखा था। क्रिप्टो करेंसी की तस्वीर थोड़ी
अनोखी है। 2019 और 23 में बिटकॉइन में क्रिप्टो में थोड़ी उछाल देखी गई थी, स्थायी नहीं रही, लेकिन आज शटडाउन शुरू होने के बाद क्रिप्टो बाजार रिकवर कर गया। आज सुबह दोपहर के बाद सारे बड़े बड़े टोकन्स मजबूती दिखा रहे हैं, ग्रीन जोन में है, 2 से 3% की बढ़ोतरी दिख रही है। तो क्रिप्टो ने इस ट्रेंड को डिफाई किया है। शटडाउन का प्रेशर हमें क्रिप्टो पर नहीं दिख रहा। अमेरिकी बाजारों पर क्या असर दिख पड़ेगा वो शाम को अमेरिकी बाजार खुलने के बाद हमें पता चलेगा। लेकिन अगर लंबा शटडाउन खिंचा, छोटा शटडाउन है तो ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन अगर लंबा हुआ जैसा ट्रंप करने जा रहे हैं तो फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की, बेरोजगारी की आशंकाएं गहरा सकती हैं। चलिए, ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। अगली मुलाकात आपसे होगी शुक्रवार को। कल दशहरे की, विजयदशमी की वजह से बाजार बंद है, कल हम बोनस पॉइंट भी नहीं करेंगे। परसों आपके साथ नए एपिसोड के साथ मिलूंगा, अंशुमान जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।